स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। किसी को प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले तो मेरे दिमाग में वो है कि गया शहर का भी SWOT एनालिसिस किया जा सकता है। गया शहर का स्ट्रेंथ क्या है? सिंगापुर के पास विजन था, ठीक ना, सिंगापुर के नेता के पास विजन था जो सिंगापुर आज बस गया, ठीक ना। क्यों सिंगापुर के पास वर्ल्ड की सारी कॉर्पोरेट कंपनियों का कॉर्पोरेट ऑफिस है, हेड ऑफिस सिंगापुर ही क्यों है? वो विजन उसने डेवलप किया। आप गया के लिए क्या सोच रहे हैं, बिहार के लिए क्या सोच रहे हैं, विजन आपके पास नहीं है। दुर्भाग्य है गया शहर का और गया जैसे बड़े और पौराणिक शहर का कि हमारे पास एक हमारा मास्टर प्लान नहीं है कि हमारा नियोजन किस तरफ होगा। आज नोएडा ग्रेटर नोएडा बन रहा है, नोएडा एक्सटेंशन बन रहा है, तो गया क्यों नहीं ग्रेटर गया बने और गया एक्सटेंशन बने और गया जी बने। तो स्वागत करते हैं हमारे इस वेरी खास एपिसोड में अमित चंद्रवंशी जी का। नमस्ते भैया। नमस्ते। जैसे कि आप एजुकेशन आपने लिया, नवीन नगर तक आ गए, नॉर्थ से साउथ पे आ गए, हाँ आपने जी। एक्सपोजर देखा, रिसोर्सेज देखा, सारा कुछ एवरीथिंग। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली तो आपके माइंड में आया हुआ ना कि कहीं करियर सेटलमेंट भी करना है मुझको। आपने 11-12 जो था वो सीबीएसई से ही किया? नहीं, मैं खाटी जो जिसको बोलते हैं ना, बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड से 11-12 बिहार बोर्ड। तो का 10 तक विद्यार्थी सीबीएसई रहा हूँ। करने के बाद सीबीएसई करने के बाद 11-12 भी सीबीएसई से क्यों नहीं किया आपने? आपके यहाँ काफी समृद्धि थी, सब कुछ थी, सब कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं था फिर भी? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स के अंदर भी एक ख्याल नहीं आया होगा। और मैं नहीं मानता हूँ कि कोई डिफरेंशिएशन भी है। अच्छा। हाँ, ये है ना कि वो एक मान सकते हैं कि अंग्रेजी मानसिकता और हिंदी मानसिकता वाला। हाँ, जो डिफरेंशिएशन पहले हुआ करता था वो मुझे लगता है कि मेरे फादर ने भी नहीं माना और मैंने भी नहीं उस चीज को। क्योंकि सेंट्रल बोर्ड को और स्टेट बोर्ड में काफी लोग डिफरेंशिएट करते हैं, खासकर बिहार के स्टेट बोर्ड में। बाकी के स्टेट बोर्ड में ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। स्टेट बिहार और यूपी में है। आप बंगाल में चले जाएंगे, आप गुजरात में चले जाएंगे, वहां का स्टेट बोर्ड को लोग इतना ये नहीं करते, लेकिन बिहार के स्टेट बोर्ड को काफी करते हैं। हाँ, मतलब उस दौर में तो ज्यादा हुआ करता था, अब तो धीरे धीरे। कैसे जस्टिफाई कैसे करेंगे इसको आप? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि विद्यार्थी, मैं मान के चलूंगा कि जो सबसे पढ़ाकू और जुझारू होते हैं वो स्टेट बोर्ड के ही बच्चे होते हैं। क्योंकि स्टेट बोर्ड के बच्चे वो होते हैं जो सरकारी स्कूलों से पढ़े होते हैं, सरकारी छोटे प्राइवेट संस्थान से पढ़े होते हैं। बहुत बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सीबीएसई बोर्ड, मैं ये नहीं कहूंगा कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे कमजोर या कहीं से, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि बिहार बोर्ड के बच्चे ज्यादा जुझारू होते हैं और ज्यादा मेहनत कश होते हैं और सीबीएसई के बच्चों से कहीं कम नहीं है। और मुझे कभी फील नहीं हुआ, मैं किसी इन्फीरियरिटी में नहीं रहा कि सीबीएसई का बच्चा है और मैं बिहार बोर्ड का बच्चा हूँ। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर कभी नहीं आया, इससे शायद मैंने उसको चूज भी नहीं किया। वो को-करिकुलर एक्टिविटीज कैसे होंगे फिर? आजकल देखता है एकेडमिक होता है, सिंगिंग होता है, डांसिंग होता है, ड्रामा होता है, थिएटर होता है। अब डिजिटल एरा है, बिहार बोर्ड का बच्चा अपना अलग प्लेटफॉर्म बना के वो कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि मैं स्कूल के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज करें। और वो जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, अब सरकारी संस्थानों में भी सब जगह को करिकुलर। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन आपने नॉर्मल? हाँ, मैं कौन सब्जेक्ट से किया ऑनर्स? मैंने केमिस्ट्री से मेरा ऑनर्स रहा। हाँ, फिर मेरे फादर की ट्रांसफर गया शहर में हुई। पहली बार हम किसी बड़े शहर में, गया शहर में आए पहली बार। जी, कौन से साल में आए? मेरे ख्याल से 2002। फादर आपके म्युनिसिपल कमिश्नर थे यहाँ? हाँ, नहीं, यहाँ जब आए उस समय वो बिहार प्रशासन सेवा के अधिकारी के रूप में, अंचल अधिकारी, सीओ, जो उस समय सीओ बीडीओ हुआ करते थे। अब तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बदल चुका है। पहले डिप्टी कलेक्टर ही बीडीओ और सीओ हुआ करते थे। कहीं ना कहीं अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो उनकी छवि साफ थी। वो मतलब करप्शन टाइप से या जो भी है वैसा कुछ नहीं, कभी नहीं रहा वैसा। ना ही मैंने मतलब वो कभी उस माहौल को देखा और ना ही उन चीजों में मैंने कभी, मेरे फादर ने कभी भरोसा नहीं किया उन चीजों में। शायद इसीलिए सबसे साफ सुथरे छवि के अधिकारी आज भी माने जाते रहे। और आफ्टर रिटायरमेंट गया में सेटल हो जाना। जी हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि बिहार प्रशासनिक सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी रहते हैं, जो भी इन सेवाओं के अधिकारी रहते हैं, वो एक इलीट प्लेस चूज करते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट प्लान करते हैं। कि हमें कहाँ रहना है, हम पटना सेटल करेंगे या दिल्ली सेटल करेंगे। तो वो रिटायरमेंट के प्रो ही 10-15 साल पहले ही वो सोच लेते हैं। कनेक्शन था इनका गया से कि मतलब गया में इनडायरेक्टली हो गया ट्रांसफर? नहीं, ट्रांसफर ऐसा ही हुआ जैसे सरकारी प्रक्रिया के तहत होता है। वो तो कभी उठा के आपको कहाँ फेंक दें, वो तो पता ही नहीं। जब नवीनगर में 2.5-3 साल रह गए तो अचानक एक दिन पता चला कि पापा का ट्रांसफर गया हो गया है। तो मालूम हुआ गया हुआ, तो हमें खुशी हुई इस चीज की कि गया मतलब हम शहर में जा सकते हैं। क्योंकि कौन साल की बात? ये 2000 की बात। उस समय ग्रेजुएट हो गया था? नहीं, उस समय तो मैं 12th में ही आया था। हाँ, उसके बाद ग्रेजुएशन फिर मैंने जब यहाँ आए तो फिर हमें और बड़ा शहर मिला देखने को जी, और चीजें मिली यहाँ। फिर
अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिला, और फिर यहाँ तो ग्रेजुएशन आपके मन में क्या उस समय चल रहा था ख्याल, मतलब क्या करना था आपको? हाँ, उस वो दौर एज ए करियर मैंने प्लान किया था कि मैं सिविल सर्विसेज में ही जाऊंगा, सिविल या सर्व- फिर अभी जैसे कोई अगर बाय द वे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो जी उस जैसे और भी हमारे सारे यूथ तैयारी करते हैं सिविल हाँ सर्विसेज के, तो कौन कौन से बेसिकली कुछ पॉइंट्स माइंड में रखते हैं आप जो काफी मतलब एफर्ट लगाता है, स्टूडेंट्स को हेल्प करता है? हाँ, मतलब सिविल सर्विसेज के लिए जो भी एस्पिरेंट आज बच्चे हैं, वो मुझे जो देख रहे होंगे विनीत पॉडकास्ट में, जो सुन रहे होंगे, वो मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो बिल्कुल सही समय होता है 10th 12th के बाद, कि आप इस चीज को एक करियर विकल्प बना लें कि आपको किधर जाना है। आपको इंजीनियर बनना है, आपको एमबीए करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको पॉलिटिक्स में जाना है, या फिर आपको सिविल सर्वेंट बनना है। जो 2 4 5 जो टॉप की करियर ऑप्शंस हैं, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, यही मोस्टली बिहार में जो है, या पूरे भारत में, अखिल भारतीय भारत में वही है। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे 10th 12th से ही अपना करियर ऑप्शन चूज कर लें। अगर जिनको सिविल सर्विसेज के लिए जाना है तो वो अपने कोर को, अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखें, क्योंकि सिविल सर्विसेज आपसे आपका कोर मांगता है, आपका बेसिक मैं स्ट्रांग रुकूंगा मांगता यहाँ है। पे आपको, जी यहाँ पे एक सवाल मेरे मन में काफी आता जी। रहता है, मैं अक्सर पूछता हूँ। लोग बोलते हैं क्या कि जिनका 1 से लेकर 12 तक बेस मजबूत रहेगा, दे आर बिल्कुल। कंसिस्टेंट टॉपर, दे स्कोर मोर देन 90 to 95%, वो उनके लिए बड़ा आसान होता है सिविल सर्विसेज या किसी भी तरह के एग्जामिनेशन क्रैक करना। लेकिन जो नहीं है, फिसिडी हो गया है, 60 45 40 50 60% लाते हैं, वो नहीं क्वालिफाई कर सकते। इसको कैसे आप नहीं मतलब नहीं, ये मिथ एक्सप्लेन है, करेंगे? मैं पूरी तरह मिथ मानता हूँ इन चीजों को। जी। टॉपर्स कितने बच्चे होते हैं? नहीं मतलब और उनका बेस आप मजबूत सिविल होता है, जैसे नहीं 4 5 भी में बेस मजबूत होता है। नहीं, बेस देखिए, बेस से अब एवरेज बच्चे जितने होते हैं ना, सबका बेस मजबूत होता है, ठीक है। उसी में कुछ बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जी। नो डाउट, शार्प होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। कुछ रट्टूमल होते हैं, हर जी। तरीके, मतलब मैं ये नहीं मानूंगा कि 90s लाना, ये सब मतलब आंकड़े जो है ना, आंकड़े 90s 95 98 97, आंकड़ों को नहीं मानना चाहिए। ये जो महज एक आंकड़े हैं। सिविल सर्विसेज एक एग्जाम है, ठीक ना, एक एग्जाम है, और कोई भी एक एग्जाम किसी बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर सकता है, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। शार्प बच्चे भी उसी एग्जाम में जा रहे हैं, बिलो एवरेज या अबव एवरेज बच्चे भी जा रहे हैं। और अगर आप इतिहास उठा के देखिएगा, सिविल सर्विसेज का जो सक्सेस रेट है, एवरेज बच्चे ही सबसे ज्यादा क्वालिफाई करते हैं। अच्छा अच्छा। बिल्कुल, जो सक्सेस रेट सिविल सर्विसेज का है, ऐसा नहीं कि टॉपर्स ही क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि हर एग्जाम का अलग नेचर होता है। हो सके आप सीबीएसई बोर्ड में 90s या बिहार स्टेट बोर्ड से 90 95 लेके आए हैं, जी। और जब आप सिविल सर्विसेज की ओर जा रहे हैं तो आप नहीं हो पाए। तो ये ऐसा नहीं है, एवरेज बच्चे ही सबसे ज्यादा क्वालिफाई करते हैं किसी भी एग्जाम को, खासकर सिविल सर्विसेज जैसे तो एग्जाम। फिर आपने प्रिपेयर किया एग्जामिनेशन, तो आपने क्वालिफाई किया? हाँ नहीं, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। कहाँ पे लैग कर गए? लैक नहीं कहूंगा, मे बी मुझे भगवान ने कुछ और बेहतर काम के लिए बनाया हो। अच्छा। मैं इन चीजों में बिलीव करता हूँ। Okay. हाँ, मैं आधा खाली गिलास देखने से बेहतर है कि मैं वो देखूं कि आधा भरा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने तैयारी करी, जो शिद्दत मैं लगा सकता था किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इवन मैंने यूपीएससी, बिहार पीसीएस, मैंने मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, मैंने बैक टू बैक दिया मैंने। अच्छा। हाँ, तो इवन जॉब में रहते हुए मैंने दिया है वो। तो मुझे नहीं लगता है कहीं कुछ ऐसी कमी रह गई। हाँ, हो सकता है मेरी किस्मत में ना रहा हो, मैं अंततः यही बोलूंगा, मे भी मेरे किस्मत में ना रहा हो और मुझे भगवान ने कुछ और दूसरे काम के लिए बनाया हो। तो सिटी मैं उस पे मैनेजर ज्यादा में फोकस क्वालिफाई करूंगा। किया था ना? हाँ, मैंने क्वालिफाई किया था। मैं बिहार सरकार में नगर विकास विभाग में 4 साल बतौर सिटी मैनेजर, जिसको नगर प्रबंधक बोलते हैं। अच्छा। तो वो नगर विकास मतलब वो जो विभाग में। जॉब थी वो आपको मतलब आपके मेहनत लगन के बल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने हाँ वो कोई पैरवी वैरवी इस पे नहीं हुआ था? नहीं 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 नहीं, वो तो बिहार से वो बीसीसी बोर्ड लेती है उस एग्जाम को, बीसीसी बोर्ड जानते हैं लोग कैसा बोर्ड है, जी। इसके बारे में कुछ छुपा हुआ नहीं है। मतलब सबसे साफ सुथरा एग्जाम लेने में माहिर है। अच्छा। हाँ, बीसीसी बोर्ड, और सबसे क्विक रिजल्ट निकालने में आज भी। ओके। हाँ, तो वो मैंने उसके थ्रू क्वालिफाई किया था, और बिहार सरकार में मैंने 4 साल नौकरी की। हाँ, जब नौकरी में था तभी मैं उस समय भी सिविल सर्विसेज की प्रिपेयर कर रहा तब का था। मतलब क्या चल रहा था तब? तब दिमाग में देखिए बहुत नहीं, सारी दिमाग में नहीं, तब मतलब इंडस्ट्री में क्या चल रहा था, दुनिया में क्या चल रहा था तब? लोग दुनिया किस में। चीज के पीछे भाग रहे थे, कौन साल की ये बात है? हाँ, मैं बताता हूँ। 2007 में मैंने एमबीए किया। 2007 में मैं एमबीए करने के लिए गया आफ्टर ग्रेजुएशन, जो मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद
मैंने एमबीए को करियर के रूप में लिया। जी। ठीक है, सिविल सर्विसेज मेरे दिमाग में था, हम्म। लेकिन मेरे दिमाग में ये भी था कि एक वैकल्पिक करियर में बना के चलूं। हम्म। ठीक है, क्योंकि आप सक्सेसफुल लोगों से उतना नहीं सीख पाते हैं जितना आप फेलियर जी। लोगों से सीख लेते हैं। जी। मेरा जो मानना था, एमबीए मैंने वो करियर विकल्प के रूप में चूज किया कि मैं एमबीए कर लेता हूं, और एक दिमाग में था कि मैं ये जॉब, ऑल्टरनेट आपका था। हाँ मुझे था कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं वो पढ़ाई के लिए अलग से कुछ करूं, जॉब करते करते ही मुझे इच्छा थी कि एमबीए कर लेता हूं, जॉब करते करते मैं सिविल्स की प्रिपरेशन करूंगा। मेरे पास एज था, मेरे पास ऑप्शन था। तो आपका सिटी मैनेजर में हो गया, आपने 4 साल हाँ नौकरी कर ली, हाँ, मतलब और वो पोस्टिंग आपका कहाँ, टिकारी शायद। हाँ, टिकारी म्युनिसिपल, उस समय नगर पंचायत ही था, तो तो म्युनिसिपल। सिटी मैनेजर का बेसिकली काम ये होता है ना कि वो देखना कि भाई हाँ सब कुछ प्रॉपर हाँ, है कि बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, वो नगर पालिका का, नगर निगम का सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो जी। प्रबंधन है, आप सफाई से लेके और हर चीजों के वो सब सरकारी कुछ योजनाओं तक का। चेक करना हाँ कि सब बिल्कुल, कुछ सब हो कुछ, रहा है कि हाँ नहीं। मतलब एज ए सुपरवाइजर मुझे सुपरवाइज ही करना था सब कुछ, कि जो तो योजनाएं बहुत बड़ा सरकार की। जॉब रोल था आपका इसमें। हाँ, जॉब रोल बड़ा था, बहुत बड़ा रोल था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब रोल। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफी थी। और आज भी जो मेरे साथ हैं, मेरे मित्र जो सिटी मैनेजर थे, आज भी सिटी मैनेजर हैं, अच्छा और अच्छा। विभिन्न जगहों पे पोस्टेड हैं, सब अच्छा, काम एज करते रहते कम्पेयर हैं। टू सिटी मैनेजर तब, हाँ एज कम्पेयर टू अमित अभी, हाँ, दोनों में डेवलप कौन है? वो सिटी मैनेजर जो अमित था पिछले वाला, नहीं या नहीं, अभी आप, ये आज का अमित? अमित ज्यादा डेवलप, आपका अमित क्योंकि ज्यादा। हाँ, क्योंकि वो एमबीए के 2 साल अच्छा। जहां से मैंने एमबीए किया, हम्म। मैं उसमें बताना चाहूंगा एक बार, जहां जिस संस्थान से मैंने एमबीए किया वो पुणे के टॉप 2 में है। एक सिम्बायसिस है और एक मेरा संस्थान है। ठीक है, सिम्बायोसिस डीम्ड वाला, हाँ। यूनिवर्सिटी है मेरा संस्थान भी, श्री बालाजी सोसाइटी, हम्म। I2M2 के नाम से उसको लोग जानते थे। जी। वो संस्थान ने मुझे, जब मैं एक बिहार का रैंगलर लड़का, हम्म। मतलब हम लोग उस समय यही थे ना कि मतलब कहीं बाइक से निकल लिए, क्रिकेटिंग वाले बच्चे हाँ हैं, हाँ खेल हाँ। रहे हैं, कूद रहे हैं, बहुत ज्यादा ये नहीं, और हम्म। बाकी फुल टू पढ़ाई, हम्म। इतना हमें आता था। हम्म। हाँ, हमें दुनिया का एक्सपोजर नहीं था, हम दिल्ली वाले नहीं थे, पुणे हम्म। वाले नहीं थे, मुंबई वाले नहीं थे। हम्म। आप बिहार को समझ सकते हैं कि वो अर्बनाइजेशन बिहार में नहीं बात था, सही, बात वो सही। एक्सपोजर हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता नहीं, था। तो मैं जब वहां गया तो वहां का वो अलग वो माहौल, आपका अलग माहौल कल्चर, चकाचौंध जो टाइप आपने का। बोला ना कि सीबीएसई बोर्ड और हाँ हाँ, बिहार वो बोर्ड। वाला बोर्ड में भी आपको वहां पे हाँ, जाकर के। तो तब मुझे समझ में आया कि सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड, हाँ। लेकिन बिहार बोर्ड, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे इन्फीरियर नहीं आया, क्योंकि एक स्ट्रगल करने का जो क्षमता बिहार बोर्ड के बच्चों में होता है वो बाकी में नहीं हो वाकई में पाता है। नहीं हो पाता। ठीक है, तो वो मुझे वहां जाके मैंने वही स्ट्रगल जो मुझे यहाँ बिहार की मिट्टी में जो है, हम्म। वो मुझे मुश्किल से महीने भर लगा होगा मुझे वहां अडॉप्ट अडॉप्ट करने करने में, बिल्कुल। और 1 साल उस संस्थान में, वो चूंकि वो संस्थान के जो डीन थे और जो डायरेक्टर थे, हम्म। वो सारे एक्स मिलिट्री वाले थे, हम्म। सारा वो आर्मी बेस्ड हुआ वो था। हम्म। तो उन्होंने एक वो चलाया था कि वो 365 डेज क्लासेस चलते थे, 365 24x7, नो छुट्टी। अच्छा अच्छा। तो मैं 1 साल घर नहीं लौटा था। अच्छा अच्छा। ठीक ना, बिहार में वो ये घर का कौन साल होता है की ना। बात थी? 2007 की बात और थी। उस समय तो लोग डरते थे कितना दिन तक अभी बेटा घर हाँ पे हाँ, है। तो वो है ना, बिहार में थोड़ा बच्चों को बबुआ और बाबू, हाँ हाँ। बबुआ टाइप का वो बना के रखना। हम्म। 1 साल में घर ही नहीं आया, हम्म। क्योंकि छुट्टी नहीं थी। हम्म। और छुट्टी नहीं होने का रीजन ये था कि हमारे यहाँ अटेंडेंस बहुत टाइट था, 90% से प्लस अटेंडेंस रहने पे ही जो फर्स्ट टॉप की 20 या 50 कंपनी आती थी प्लेसमेंट में, तो हमें उसमें बैठने को मिलता था। अच्छा तो अच्छा। मेरे लिए प्रायोरिटी वो था कि मैं अटेंडेंस मेंटेन करूं अपना, और वो फिर तब तक आप जॉब पे रिजाइन कर चुके थे? नहीं, जॉब तो उसके बाद मैंने करी, एमबीए के बाद जॉब? आफ्टर एमबीए। अच्छा। आफ्टर एमबीए जब वहां से मैं एमबीए करके आया, एमबीए करने के बाद मैंने वोडाफोन बैंगलोर के लिए 3 महीने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के रूप में काम किया, अच्छा अच्छा। कैंपस पेड प्लेसमेंट। इंटर्नशिप था क्या वो? अब पेड इंटर्नशिप नहीं था, प्लेसमेंट के बाद जो होता है नॉर्मल अच्छा। कैंपस प्लेसमेंट हुआ, और वो चला गया। मुझे था कि टेलीकम्युनिकेशन वाले फील्ड में जाना है। उस समय वोडाफोन और एयरटेल और रिलायंस ये टॉप की कंपनीज हुआ करती थी, जी। तो मुझे था कि टेलीकम्युनिकेशन में जाना है। मेरा टेलीकम्युनिकेशन में इंटरेस्ट था, चूंकि मोबाइल एरा आ चुका था, जी। और वो मोबाइल हाँ मुझे हाँ फैसिनेट ज्यादा करता था। हाँ हाँ। टेक्नोलॉजी फैसिनेट करती थी। जब 90s के बच्चों के हाथ में टेक्नोलॉजी आई तो बात सही है, फैसिनेशन बात हुआ सही। उस वो पे। तो रिंगटोन भी फैसिनेट कर जाता हाँ था। बिल्कुल बिल्कुल, वो नोकिया और सैमसंग, हाँ। सोनी, एलजी, ये सब का मोबाइल हुआ करता था। तो मुझे टेलीकम्युनिकेशन में जाना था, उन्होंने टारगेट करके रखा था। तो वो वोडाफोन संजोग से, भगवान की दया से मेरा हुआ वोडाफोन बैंगलोर के लिए। और उसके बाद फिर बिहार में उसी समय एक बहाली आई थी सिटी मैनेजर की, पहली बार अच्छा अच्छा। बिहार सरकार में 124 सिटी मैनेजर्स के लिए वैकेंसी आई। तो छठ पूजा का समय था, मैं आया था, और संजोग से मुझे किसी ने बताया, और फॉर्म भर दिए? मैंने फॉर्म भर के मैं चला गया। फिर मैं एमबीए अपना, वो मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा था, कैंपस चल रहा था। फिर उसके बाद आया कि एडमिट कार्ड आया हुआ है, तो मैं आया, एग्जाम मैंने दिया, और एग्जाम देके मैं अपने काम में लग गया। मुझे लगा कि अब तो यूपीएससी के लिए
प्रिपेयर करना है तो अभी देखता हूँ 3 महीने वोडाफोन में देखूंगा, जमेगा तो ठीक है कॉर्पोरेट सेक्टर, और नहीं जमा कॉर्पोरेट सेक्टर तो मैं सिविल्स के लिए अपना निकल लूंगा। उसी दिन इसका रिजल्ट आ गया। तो वो हो गया, एमबीए में थे आप, रिजल्ट आ गया। हाँ बिल्कुल रिजल्ट आ गया, तो अब लगा कि ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहला संशय उस पे। बात है, पापा से पूछे होंगे आप ये बात? फादर नहीं चाहते थे कि नहीं, उनका था कि अब एक करियर तुमने चुन लिया है सिविल सर्विसेज के लिए, तो चले जाओ तैयारी करो। हमारे यहाँ क्या बिहार में, हाँ यूपीएससी के लिए जाओ, दिल्ली में तैयारी करो। लेकिन ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना कि एक जॉब आपके हाथ में आ चुका है, पीपल नॉट गेट द जॉब इनफैक्ट, और आप उसको ये बोल रहे हैं कि नहीं यार चलो अवॉइड करते हैं। हाँ लेकिन फिर वही है कि फादर ने वो लिबर्टी दी कि ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो जाओ ज्वाइन करो, और मुझे था कि मैंने एग्जाम क्रैक किया है तो मुझे ज्वाइन करना है। अच्छा। हाँ देख लेता हूँ फिर देखा जाएगा। अच्छा। हाँ कैसा करियर इसमें, क्योंकि ऐसा था जॉब नेचर मुझे बहुत आइडिया नहीं था, क्योंकि नया पोस्ट ही क्रिएट हुआ था। ओके। हाँ बिहार में नया पोस्ट क्रिएट किया गया था सिटी मैनेजर के लिए। हाँ बिल्कुल, कि अर्बन डेवलपमेंट के होल एंड सोल यही होंगे, विभिन्न शहरी निकायों में जाके इनके द्वारा जो अपने एमबीए एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे वो। तो उसमें जो एलिजिबिलिटी थी वो ग्रेजुएशन थी? एमबीए था। एमबीए था जी 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 बिल्कुल। हाँ वो मतलब वो सिटी मैनेजर का पोस्ट एमबीए पे है। एमबीए पे आज भी एमबीए पे ही है। आज भी एमबीए पे ही। तो क्योंकि वो मैनेजर नाम ही था ना उसमें, सिटी मैनेजर, तो मैनेज कौन कर पाएगा जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल, हाँ प्रोफेशनल कुछ डिग्री रहे। ओके। तो वो मैनेजमेंट की डिग्री मेरे पास थी, उसके आधार पे मैंने अप्लाई किया था और मेरा सिटी मैनेजर में जी वो हो गया था और अच्छे खासे रैंक में हुआ था, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। हाँ क्योंकि वो होता है ना कि मेरी मेहनत का वो फल है, तो थोड़ा सा खा लेता हूँ, देखता हूँ। सही बात, कैसा चखना तो बनता है उसको। हाँ तो उसके लिए मैंने उसको ज्वाइन। तो फिर आप अल्टीमेटली 4 साल वहाँ पे काम किए, टिकारी में पूरा का पूरा मैनेज जो भी अपना था, अपना एक्सपर्टीज यूज किया, 4 साल एक्सपीरियंस लिया पूरा। हाँ मैंने बढ़िया काम किया और जम के काम किया। आपका टिकारी में भी काफी अच्छा होल एंड सोल बन गया होगा। हाँ टिकारी के हाँ लोगों का बहुत सहयोग रहा, वहाँ के लोगों का, वहाँ चेयरमैन का, जो भी चेयरमैन वहाँ पे रहे सभी का बहुत सहयोग। देखिए भैया मैं बहुत फ्रैंकली बात करता हूँ, क्या होता है ना कि जब भी कभी एक बड़े अधिकारी का कोई जनरेशन होता है जी जी, तो पीपल फ्रॉम द अनदर साइड सी देम एज अ गिफ्ट ऑफ द रिवॉर्ड, कि भाई चलो उसको तो रिवॉर्ड में मिल गया, उसको स्ट्रगल कहाँ करना, ही हैज गेटिंग द रिसोर्सेज, ही हैज गेटिंग ए। लेकिन अगर आप इस पॉडकास्ट के थ्रू ये बात ऑडियंस तक जा रही है कि नो आप ट्रांसफर ले रहे हैं मल्टीपल जगह पे, यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर फेसिंग द डिफिकल्टीज आल्सो इन योर लाइफ, ओके, तो वो चीज है, यानी कि दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, कि भाई आपको अगर आप इफ यू आर बॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग तो आपको वो चीज तो फेस करना है, चाहे वो सुख है या दुख है, जो भी है तो करना पड़ता सबको है। दैट यू वांट टू से? हाँ बिल्कुल, ये तो आपके साथ हुआ होगा ही ऐसा कि आपको पीपल देखते होंगे, बोलते होंगे कि ना तुमको कौन सी का दिक्कत है। बिल्कुल, मतलब लोग बोलते थे कि फादर भी बोलते थे कि एक बेटा क्यों इतना पढ़ा रहे हो, मतलब कहाँ बाहर भेज देते हो, ये वो। हाँ और थोड़ा सा वो था, लेकिन मुझे अपने दिमाग में मैंने बिठा के रखा था, जो मैं बता रहा हूँ कि हर किसी के जीवन का अपना स्ट्रगल होता है, ठीक ना। जब सचिन तेंदुलकर जैसा व्यक्ति अपने करियर के इतना स्ट्रगल करता है, अपनी 108 हड्डी तुड़वा लेता है और फिर से बैक करता है, तो उसका स्ट्रगल है, ठीक ना। एक राजा के बेटे का अपना स्ट्रगल है, ठीक ना। उस राजपाट को बना के रखना, कायम करके रखना, उसको उस पे सरवाइव करना, उसका अपना स्ट्रगल है। हाँ ठीक है, उस स्ट्रगल में एक हर किसी का स्ट्रगल का अपना आनंद होता है, किसी को सारी सुविधाएं मुहैया है तो वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन स्ट्रगल तो करना है, ऑब्वियस ही बात है। हाँ स्ट्रगल अगर नहीं करना होता तो आप देखिए, आज आप बड़े स्वरूप में देखिए कि एक मुख्यमंत्री जिनकी माता रही हों, एक मुख्यमंत्री जिनके पिता रहे हों, और वो इंसान, लोग पॉडकास्ट के बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे, जो लोग देख रहे हैं वो भी कनेक्ट कर पाएंगे, नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का, लेकिन वो भी स्ट्रगल कर रहा है। आप देखिए वो करियर अलग अलग है, राजनीति हो सकता है, वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बोला हूँ। हाँ तो जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे और जिनकी माता मुख्यमंत्री, जब वो बंदा सड़कों पे आके और वो लोगों से मिल रहा है, जो भी अपनी राजनीति में कर सकता है वो कर रहा है, तो उसका अपना संघर्ष है। इन चीजों को लोग भूल जाते हैं, हर किसी के जीवन का अपना संघर्ष है। एग्जैक्टली, बात सही है। ये नहीं होता है कि आप ऐसा रिवॉर्डिंग उसको। मैं बताऊंगा कि एक हिंदी के बहुत मानिंदे कवि रहे हैं जयशंकर प्रसाद, उनकी एक लाइन थी, वो पथ क्या पति कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे फूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। Exactly. हाँ तो ये मैंने मन में बिठा के रखा था स्टार्टिंग से ही, कहीं मैंने सुना, पढ़ा, पढ़ाई में मैं अच्छा था, खासकर हिंदी से मेरा विशेष लगाव रहा, तो मैं पढ़ता था कविताओं को, तो उसमें मुझे ये लाइन आज भी वो बचपन की याद है, और इसको मैंने गांठ बांध लिया कि जब धाराएं प्रतिकूल होंगी तभी संघर्ष का आनंद है। Exactly.
अदरवाइज तो सब अपने अपने जीवन में सब तो व्यस्त है, मस्त है, खाने पीने का सबका जुगाड़ हो ही जाता है मोटा मोटी। लेकिन संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है उसका स्वाद अलग उसका होता है, स्वाद अलग है, उसका आनंद अलग है। आनंद अलग होता है। अदरवाइज तो आपने वो कर लिया लाइक, हाँ, फिर मैंने सिटी मैनेजर ज्वाइन कर लिया। खत्म वो सब रिजाइन कर दिया क्योंकि आपको लग रहा था कि मुझे वो किक नहीं मिल रहा है? हाँ, वो मैंने ज्वाइन किया। थोड़ा सा शुरू से हल्का विद्रोही प्रवृत्ति कर रहा हूँ, जब भी कुछ होता है कि तो मुझे था ना, मुझे मर्जी का करना है। तो वो फिर फादर बोल देते थे कि हाँ ठीक है, तुमको जो ठीक लगता है। माँ भी बोल देती थी कि ठीक है, करने दीजिए, अपना इसका अपना है। अच्छा, एक मैं आपसे, अगर आप चूंकि आप गवर्नमेंट सर्विसेज में रहे हैं और ऑडियंस भी मेरी काफी सुनना चाहती है, मैं जी। देखता हूँ अपने कमेंट्स में ये लोग बोलते हैं, ये आजकल बड़ा एक ट्रेंड मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं क्या कि अरे सरकारी नौकरी पकड़ लेना, ऊपरी इनकम। तो ये अभी भी ये ऊपरी इनकम वाला ट्रेडिशन बच गया है क्या, कि वो तब ऊपरी इनकम वाला ट्रेडिशन था? क्योंकि मुझे तो लगता है कि अब ये ट्रेडिशन धीरे धीरे खत्म होने वाला है। अब तो वो सैलरी वाली बात आ जाएगी कि अगर आपको 50,000 सैलरी है तो वो उठाइए, जगन्नाथ करिए या घर जाइए। देखिए, मैं बता देता हूँ कि आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार के करप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। जी। ठीक है, भारत नीचे से टॉप पे है। जी। इसका मतलब है कि भारत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ठीक है, और भ्रष्टाचार मतलब मैं बता सकता हूँ, मैं लोक प्रशासन का विद्यार्थी रहा हूँ, राजनीति विज्ञान का भी विद्यार्थी रहा हूँ। जी। तो जब फैकल्टी पढ़ाती थी तो एक लाइन उन्होंने बोला था कि भ्रष्टाचार मशीनरी के लिए ऑयलिंग का काम करता है। ओके। ठीक ना, अच्छा, वो लुब्रिकेंट का काम करता है। फ्रिक्शन को कम करता है। अच्छा। ठीक है, तो भ्रष्टाचार के बीच तो अंग्रेज यहाँ बो के चले गए। ठीक है, और अंग्रेजों ने वो सिविल सर्विसेज सिस्टम लेके आए। उस सिस्टम पे आज भी भारत काम कर रहा है। तो भ्रष्टाचार कहाँ से जाएगा? मेरे आप जिस बात को बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो और बढ़ गया है। ये डिजिटल, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्ल्ड आ गया ना, ये डिजिटल वर्ल्ड आ गया। डिजिटल वर्ल्ड तो कहीं ना कहीं से बहुत लगाम कस रहा है करप्शन पे। लेकिन तो अब ये जैसे कि क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब पे क्यों फोकस करते हैं पेरेंट्स? इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि वो बोलते हैं क्या कि बहुत इनकम है, कोई बिना इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही इनकम है। तो वो वाला ही अभी मॉडर्नाइजेशन आने के बाद वो स्टिल वो रहेगा। मैंने जो ज्वाइन किया था जी। गवर्नमेंट सर्विस, तो मैंने तो अपने एस्पिरेशन को लेके ज्वाइन किया था कि मुझे जाना है इधर, तो इधर ही जाना था। जी। ठीक है, तो वो एस्पिरेशन मेरे अंदर था कि मुझे कुछ करना है सोसाइटी के लिए। और मुझे वो फादर का वो सिग्नेचर वाला सीन याद है कि काम हो जाता है बंदे का आसानी से। तो मुझे लगता था वो चेंज सोसाइटी में लेके आना है। वो जो रेड टैपिज्म बना हुआ है, जिसको लाल फीताशाही बोलते हैं, कि काम ना करने की प्रवृत्ति है नौकरशाहों में या ब्यूरोक्रेसी में, काम ना करने की प्रवृत्ति है। ठीक है, आप जितने नीचे लेवल पे जाइएगा वो काम न करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार उनके लिए मोटिवेशन का काम करता है। बिल्कुल। तो वो आचरण लोगों ने अपना लिया बिहार में, भारत में, सभी जगहों पे। तो ये मतलब आप कहना चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली बोले चाहे डायरेक्टली बोले, आप कहना चाह रहे हैं कि करप्शन इज नेवर एंडिंग बट एवर पेंडिंग प्रोसेस। वो रहेगा ही करप्शन, बिल्कुल रहेगा ये करप्शन, और करप्शन के ट्रेंड चेंज हो जाएंगे। करप्शन के ट्रेंड मतलब मैंने तो ये भी सुना है कि हम बिहार तो अभी बहुत पीछे है। बिहार चूंकि इसीलिए करप्शन में ज्यादा है कि हर टेबल पे करप्शन है। लेकिन मैं जहां तक मानता हूँ, आप साउथ इंडिया में चले जाइए तो वहाँ 500-100 करोड़ से नीचे को करप्शन मानते ही नहीं है। अच्छा, वो शिष्टाचार है। ओके। हम तो कम से कम 1000-10,000 में भी यहाँ बिहार में करप्शन मान के चल रहे हैं। कि 10,000 रुपया ले रहा है तो करप्शन ही है, 500 लो तो करप्शन ही है। वहां के लोग मानते नहीं है। 2-4-10 करोड़ के नीचे तो इससे इकोनॉमी कमजोर हो जाती है ना अल्टीमेटली, कहीं ना कहीं तो रिजल्ट तो फिर आ रहा है वापस से घूम के उसी के पास जो करप्ट कर रहा है। बिल्कुल, इलीगल पैसे जमा होते हैं, जिसको आप काला धन बोल सकते हैं। इससे इकोनॉमी जो है आपका कंट्री डेवलप नहीं होगा, इकोनॉमी कमजोर होगी। ओके, मुझे तो नहीं लगता इकोनॉमी कमजोर होगी। इकोनॉमी को अब सरकार अगर कमजोर होती तो सरकारें क्यों नहीं प्रयास करती हैं उसको कम करने का? मुझे तो लगता है अनऑथोराइज तरीके से सरकारें बूस्टअप होती हैं, इकोनॉमी में पैसे का फ्लो होता है शायद अर्थव्यवस्था में। ओके, तभी तो सरकारें इसको बंद नहीं कर पाती हैं, रोकना नहीं चाहती हैं। अगर सरकार चाहे रोकने का प्रयास करे, कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो और केंद्र सरकार हो, तो भ्रष्टाचार तो तुरंत लगाम कस जाएगा, मिनटों नहीं लगेंगे। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है किसी सरकार की ये मनोदशा नहीं है, सरकार चाहती नहीं, इच्छा शक्ति नहीं है सरकारों के सरकार में अगर आप रहते तो क्या लेते मेजर स्टेप इसको बंद करने का? मुझे तो एक्सपोजर है, मैंने काम किया है, मुझे पता है। कैसे करते हैं? कुछ 5 पॉइंट्स पर डिफाइन करिए। मैं बता सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास काम करने, मैंने जब सिटी मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया था, साधारण ही पद है, लेकिन अवसर तो है काम करने का आपके पास। अवसर काम करने का भी, अवसर पैसे लेने का भी, और अवसर सर्विस डिलीवर करने का भी है। जी, आप पे डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हैं। जी। हाँ, टेकारी के लोग मुझे याद करते हैं काम डिलीवर करने के लिए। जी। हाँ, आप वो पता कर सकते हैं
कि मैं जब पहली बार सिटी मैनेजर बन के गया था, हालांकि साल 2 साल में ही मुझे वहाँ के कुछ वरीय अधिकारी वरीय जो हुआ करता था, तो अंदर में ही बोला करते थे कि काजल की कोठरी में कब तक बिना कालिख लगाए रहिएगा। अच्छा अच्छा, हाँ। जी हाँ, मतलब ये बातें मैं सुनता था, मैं बस मुस्कुरा के टाल दिया करता था। अच्छा अच्छा, मैंने जो सर्विस के लिए वहाँ स्टेप उठाया था, मैं लोगों से डायरेक्टली मिलता था। ओके। जब लोग आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं और बीच में कोई मीडिया नहीं है, तो क्या होता है कि आप पे काम करने का दबाव होता है। अच्छा, आप लोगों से जितना कम मिलिएगा, आपके पास काम करने का दबाव नहीं रहेगा। ठीक है, आप ना अभी देखिएगा ट्रेंड है, छोटे स्तर पे बता रहा हूँ। मेरे फादर इसीलिए भी गया में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं कि वो लोगों से डायरेक्ट मिलते थे। अच्छा अच्छा, उनकी कनेक्टिविटी लोगों से बहुत अच्छी है और आज भी बहुत अच्छी है। कोई भी, मेरे फादर यहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी गया सदर रहे हैं, डीडीसी डेवलपमेंट कमिश्नर जिनको बोलते हैं वो रहे, म्युनिसिपल कमिश्नर, लोग उनसे डायरेक्टली मिल सकते थे। हाँ, उनके बारे में मैंने भी सुना है काफी। तो वो क्या करते अगर थे, कोई भी अगर नॉर्मल बंदा भी सुनता है किसी के हाँ, बारे में, तो कोई चीज इसके बाद डिपेंड करता हाँ, है कि वो हाँ, उनके साथ बाहर में। मैं पहली बार मुझे याद है जब गया के डीडीसी बने थे 2014 में, तो बोर्ड लगा होता था मिलने का समय, उन्होंने वो हटवा दिया था क्योंकि वो दिन भर मिलते थे। ओके। अभी आप जाइएगा तो नया अधिकारी से मिलने का, डीडीसी के मिलने का समय 3 बजे से 5 बजे तक। अच्छा अच्छा, वो बोर्ड मेरे फादर के समय नहीं हुआ करता था, ओके। क्योंकि वो लोगों से खुल के मिलते थे, घर पे भी मिलते थे, बीइंग एज अ सन, वो भी इकलौते आप हैं, ठीक है, तो आप काफी कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल कनेक्ट कर पाया मैं मुझे वो चीजें विरासत में मिली हैं। तो मैं टेकारी में जब पोस्टेड हुआ, ठीक है, मेरे पास सिटी मैनेजर का ही पद था, मैं लोगों से मिलता था डायरेक्टली और उनके काम को वहीं डिलीवर करता था या करवाने का प्रयास करता था। आप आज जाइए, आप छोटे तो स्तर कभी पे ऐसा नहीं हुआ कि लोग पुश किए आपको कि नहीं तुमको करप्शन करना होगा? कहीं कहीं पे तो मैंने सुना है क्या कि लोग कट्टा लगा करके करप्शन करा। नहीं, ऐसा तो कोई पुश नहीं किया। हाँ, लोग बोलते थे कि सर ये होगा, हमसे बन पड़ेगा, दे देंगे। मैं बोलता था कि आप बस आशीर्वाद दीजिए और सहयोग दीजिए। तो हो सकता था कि आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग था तो आप शायद नहीं कर पाए, जिनका बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है वो कर लेते। हो सकता है, कुछ तो होना, कहीं ना मतलब कहीं तो हाँ, कुछ ना कहीं ना कुछ तो कहीं हो सकता है। बहुत सारे कारण। क्योंकि देखिए मैं बता देता हूँ, जब पैसा आसानी से उपलब्ध होने लगता है ना, आसानी से आने लगता है, छोटा सा चीज होता है कि आपको एक साइन तो करना ग्रीड है, बढ़ जाती है। हाँ, तो जब लगता है कि अच्छा एक साइन से इतना पैसा आ सकता है। मेरे आसपास का जो मित्र है और जो माहौल है, जो मैं बहुत मुझे बता रहा हूँ कि मैं इसी इसी माहौल में रहा हूँ, तो ये लोगों के अंदर आता है कि एक साइन का पैसा मिल सकता है तो क्यों ना ले ले। बात सही है। ठीक है, तो उसके बाद आपने खत्म किया, वो डिजिग्नेशन वहां डाला? हाँ, उसके वो बाद डेजिग्नेशन, हाँ, वो एक्चुअली मैं मेरे अंदर तो अभी वो होटल्स होटल्स भी आपके हैं शायद? हाँ, मैं होटल्स बता या रहा हूँ कि रिजॉर्ट? मेरे अंदर तो सिविल सर्विसेज वाला कीड़ा तो था ही। जी। ठीक है, लेकिन वो जब एमबीए किया था तो साथ में एक मेरे अंदर वो व्यवसायिक और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो डेवलप होने लगा था, मुझे उसी समय लगा था कि बिहार के लिए कुछ करना है। अच्छा, और बिहार में रह के ही करना है। अच्छा अच्छा। मेरे फादर अच्छे पद पे थे, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं बाहर जाके रह सकता था, बैंगलोर, पुणे, हाँ, वही और तो उन सबसे बड़ी शहरों बात तो में, यही निकल के आ रही है ना, दिल्ली जैसे कि शहर को उतना छोड़ के, उतना एक्सपोजर है, हाँ, उतना उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के, वहाँ की लाइफ को छोड़ के, वहाँ का जो चकाचौंध है उसको छोड़ के, मैंने उसी समय डिसाइड किया था मैं बिहार में, टिकारी जैसे छोटे गाँव बिल्कुल कह सकते हैं मेरे जो बैचमेट्स थे पैकेज पे, मतलब एमबीए प्रोफेशनल में पैकेज चलता है, पैकेज आप चलता कहीं भी है। कॉर्पोरेट में जाइए तो कोई 10 लाख का, कोई 12 लाख का, उसी टाइम से आज भी सब करोड़ों के पैकेज में है। मैंने उस पैकेज को छोड़ के एक साधारण सी नौकरी को बिहार सरकार में इसीलिए ज्वाइन किया कि मैं जमीनी स्तर पे यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहता था, यहाँ के लोगों से कनेक्ट होना चाहता था और इसी मिट्टी में रहना चाहता था। और यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए जो करना था मुझे। तो कभी आपको लगा नहीं कि अभी आप हैं रिसेंट में तो कोई एमएलए का आप चुनाव लड़ लें, या आप क्या कहते हैं जाकर कोई पार्टी से टिकट ले लें? या देखिए, महत्वाकांक्षा किसी की भी होती है, महत्वाकांक्षा मेरी भी है। हाँ, बिल्कुल है महत्वाकांक्षा। पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या आप? हाँ, वर्तमान में पार्टी से जुड़ा हुआ। पार्टी से जुड़े हुए हैं? हाँ, अच्छा। पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। कौन सी पार्टी से जुड़े? मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। कांग्रेस पार्टी से? हाँ, बिल्कुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। इतनी पुरानी पार्टी से जुड़ना और साथ में अभी जो जो चल रहा है सिनेरियो, उस सिनेरियो से उस पार्टी को यहाँ से ब्राइटर निकालना तो काफी चैलेंजिंग है आपके लिए। हाँ, बिल्कुल चैलेंजिंग है। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता और हर नेता के लिए चैलेंजिंग है कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत किया जाए। वो सुनहरे दिन जो कांग्रेस के थे उसको वापस लेके आया नए एजेंडा, कुछ नए अब उसके साथ आगे चल के आएंगे तभी तो कुछ हो पाएगा। हाँ, तो शायद कुछ 5 6 7 8 पॉइंट्स आपके माइंड में हो फटाफट से, जो लगता है गया के लिए आप, या चूंकि आप गया से ही चाह रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गया टाउन ही मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, मेरी कार्य भूमि रही है। और सबसे बड़ी बात है, चूंकि आप चंद्रवंशी समाज से बिलोंग करते हैं तो आपका लगता है कि वोट बैंक और
जो आपके जो एमएलए हैं वो भी उन्हीं समाज से बिलोंग करते हैं। हाँ, अभी जो वर्तमान तो ये गया भी के सोचा विधायक आपने हैं, क्या कि भाई वो भी उस समाज से है, काफी इसका है यहाँ पे बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो हम लड़ सकते हैं चुनाव, ऐसा भी थिंकिंग आया क्या मन में आपके? ऐसा देखिए चुनाव तो समीकरण पे जीता ही जाता है। बिल्कुल, चुनाव कोई भी चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, हाँ, चुनाव समीकरण पे ही जीते जाते हैं। चुनाव में वो मेरे दिमाग में है कि गया शहर में चंद्रवंशी समाज की आबादी 50,000 से ज्यादा है। अच्छा। और सारे एग्रेसिव वोटर हैं। अच्छा अच्छा। ठीक ना। ये सभी को ज्ञात है, इसमें कुछ बताने का मुझे आवश्यकता नहीं है। ये सब हाँ जानते हैं कि चंद्रवंशी समाज की संख्या ज्यादा है गया में और वोटर्स काफी अच्छे हैं। जी। और शायद इसीलिए डॉक्टर प्रेम कुमार लगातार 35 वर्षों से गया शहर के विधायक हैं। और उसी समाज का हिस्सा मैं भी हूँ, उसी समाज का बेटा मैं भी हूँ। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रेम कुमार को जो अर्जित करना था अपने जीवन में उन्होंने अर्जित किया। उनका तो ऐसा मैंने सुनने में आया है, क्योंकि भाई हम लोग तो ओपन राउंड में चलते हैं, उनका ऐसा था कि भाई मैं अच्छा भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बुरा भी नहीं कर रहा हूँ, मैं न्यूट्रल में हूँ। हाँ तो, मतलब लोग मैं भी जो सुनता हूँ लोगों से सुनने को मिलता है आता है कि ना अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं जी। इसमें दो बातें हैं। अच्छा, ये कैसे? इसमें दो बातें हैं। बुरा नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेलकम है आप। अच्छा नहीं करते हैं, ये सही नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा करना चाहिए। लोगों ने तो लोग बोलते हैं क्या कि उनके पास उतना फंड ही नहीं है, जितना फंड इनके पास है, मेयर लोग के पास आता है, उनके पास उतना अमाउंट ही नहीं आता है जितना अमाउंट इन लोग के पास आता है। तो कैसे करेंगे इतना अमाउंट जितना आता, अगर उनके पास आते रहता तो और भी काफी काम कर दिए होते। तो ये आपका जो मेयर है और आप एमएलए अगर बाय द वे उससे जाते हैं, तो दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, मेयर एक वार्ड का बंदा होता है, ठीक ना। एक छोटे से शहर का फंडिंग में सबसे ज्यादा फंडिंग किसके पास आती है? एक नगर निगम के पास फंडिंग ज्यादा आती है। बिल्कुल, देखिए नगर निगम के पास फंड ज्यादा है, रिसोर्सेज ज्यादा हैं। जी। ठीक है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। नगर निगम का अपना चैलेंज है। लेकिन एक मंत्री पद पे रहने पे और एक विधानसभा, ठीक है, विधायक का फंड साल में 5 करोड़ जो उनको मिलता है वही उनका निजी फंड होता है जी। लेकिन एक विधायक पूरे विधानसभा का आवाज होता है। ठीक है, खासकर जब वो सरकार में रहा जी। ठीक है, तो 35 वर्षों में देख लीजिए, कम से कम 20 साल लगातार सरकार में ही है भाजपा जी। भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में है। और पिछले 10-15 सालों में एक 2 साल छोड़ दीजिए तो डबल इंजन की सरकार है जी, जिसको लोग बोल रहे हैं डबल इंजन। तो फिर फंड की कहां से बात है? कहना है कि उनका कहना है भाजपा वालों का कि बिहार के पास और भारत सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। क्योंकि लोग बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं, नॉर्मल पब्लिक भी मानती है कि जितना भाई जितना साल से आप सीट दिलाते आए हैं बीजेपी को, उतने हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया। देखिए, मैं किसी पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, वो नगर निगम हो या फिर बिहार, मतलब आप चाहेंगे चेंजेस करना हमारे किसी व्यक्तिगत, मेरा अपना एक अलग विजन है। मैं व्यक्तिगत द्वेष और ये मैं बिलीव नहीं करता हूँ। मैं अपनी पॉजिटिव चीजों में बिलीव करता हूँ। मेरे अंदर जो स्किल्स है मैं चाहूंगा कि वो मैं गया को दूं। एग्जैक्टली, ठीक ना, गया शहर को दूं। मेरा जो मानना है कि गया शहर इतना पौराणिक शहर है, विष्णु की नगरी है, बगल में आपके पास बुद्ध भगवान है, बुद्ध की नगरी है। ठीक है, एक बोध गया और विष्णुपद गया के आसपास के 5 शहरों का पेट पाल सकता है। अच्छा, मेरा जो मानना है टूरिज्म में ठीक है। हमें एमबीए में सिखाया जाता था, आता था कि हमें SWOT एनालिसिस करना होता था। SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। किसी को प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले तो मेरे दिमाग में वो है कि गया शहर का भी SWOT एनालिसिस किया जा सकता है। गया शहर का स्ट्रेंथ क्या है जी? गया शहर का स्ट्रेंथ यहाँ विष्णु भगवान है, विष्णु मंदिर है। गया शहर के स्ट्रेंथ बुद्ध भगवान है, बुद्ध जो हमारे यहाँ है वो है। तो ये टूरिज्म यहाँ का स्ट्रेंथ है जी। बिल्कुल, तो ये टूरिज्म इतना बड़ा स्ट्रेंथ यहाँ है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल, कि हम यहाँ के आसपास के लोगों को टूरिज्म के जरिए, आप देखिए ना, जाके गुजरात सोमनाथ मंदिर चले जाइए, आप वाराणसी चले जाइए, और अलग शहरों में भी होते हैं, लेकिन बहुत टूरिज्म है, बहुत ज्यादा। तो सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया जी। ठीक है, अब नीचे से लेके ऊपर तक मैं सबको दोषी मानता हूं। मैं नीचे से लेके ऊपर सबको दोषी मानता हूँ। स्थानीय निकाय, नगर निगम, विधानसभा के जो प्रतिनिधित्व करते हो, चाहे जितना विधानसभा गया में हो, गया शहर में पूरे गया जिले में 10 विधानसभा है, मैं 10 विधानसभा के से मुझे वो इस चीज का अफसोस है कि गया शहर के लिए जो होना चाहिए था, गया शहर के लोगों के लिए
यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए लोगों ने वो काम नहीं किया। वो सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस माध्यम से युवाओं से ये बोलना चाहूंगा कि आप राजनीति में आइए, बिल्कुल आइए, आपका राजनीति में स्वागत है। संघर्ष करना पड़ेगा। जो भी बिना बैकग्राउंड वाले राजनीति के बच्चे हैं उनको ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन चूंकि हम बिहार के मिट्टी के हैं, संघर्ष करेंगे। हम गया के हैं, संघर्ष करेंगे जी। और गया के बेटरमेंट के लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा। ठीक है, जो अब हमारे सीनियर्स रहे, बुजुर्ग रहे हैं, उन्होंने भी काम किया, मैं इसे डिनाई नहीं कर सकता जी। मैं वो डिनाई करना मतलब होगा कि मैं बेवकूफ हूँ या फिर मैं एरोगेंट हूँ, ये दो बातें आएंगी, तो वो नहीं है। मतलब लोगों ने भी मतलब तैयार हैं, आप तैयार हैं खुल के आने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुल के तैयार है, आपकी मतलब आपका रोड मैप तैयार है? हाँ, मेरा रोड मैप तैयार है, मेरा विजन क्लियर है बिल्कुल गया को लेके, कि गया पूरे बिहार में सबसे बढ़िया जगह हो सकता है जी। बिहार के इकोनॉमी के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा रोल, वाइटल रोल गया प्ले कर सकता है। अच्छा। गया के पास वो अपॉर्चुनिटी है, गया के पास वो स्ट्रेंथ है कि यहाँ से लेके पूरे भारत में गया का वर्ल्ड मैप पे, भारत के मैप पे एक बड़ा नाम हो सकता है। पूरे भारत में एकमात्र शहर गया है जिसके आगे जी लगता है जी, जिसको लोग, मतलब मैं बाहर जाता हूँ, मैं गया कभी गलती से मुंह से निकल जाता है, तो हाँ हाँ बिल्कुल, वो सब गया जिसे हैं। तो ये सम्मान हमें बाहर मिलता है और ये सम्मान हमें गया में नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो इसके लिए दोषी मैं किसको मानूंगा? स्थानीय निकाय से लेके ऊपर की सरकार को, सबको मैं दोषी मानता हूँ। ठीक है, उन्होंने अपना काम किया, मे बी अब वो नहीं कर पाए तो उन्हें अपनी या तो जगह खाली करनी चाहिए, या फिर हम जैसे युवा और भी बाकी युवा आए, संघर्ष करें और उस जगह को प्राप्त करें, तभी गया का डेवलपमेंट हो सकता है, ये मेरा मानना है। ओके, बिल्कुल। उसके अलावा बिजनेस में कैसा कैसा रोल है आपका? हाँ, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, हाँ वो मेरे अंदर था कि मुझे कुछ करना है, अपना अलग हट के करना है। ठीक है, तो जब सिविल सर्विसेज के लिए नहीं हुआ तो मैंने पीएचडी भी फाइनल अपना किया। ठीक है, क्योंकि मेरा झुकाव फिर बिजनेस और राजनीति की तरफ हुआ, क्योंकि जिस मिट्टी में रह रहा हूँ, जिस जगह पे रह रहा हूँ, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन मैं अभी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मैंने लोगों को रोजगार दिया है, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ यहाँ के लोगों के लिए। मेरा जो व्यवसाय है, जॉब, हाँ बिल्कुल, हाँ मैं जॉब प्रोवाइडर बना हूँ, मैं लोगों को जॉब दे रहा हूँ। मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे 4-5-6 निजी संस्थान है, अलग अलग व्यवसाय है मेरा। तो मैं कम से कम मेरे 25-30 लोग को मैंने रोजगार देके रखा है। एग्जैक्टली, बात सही। तो जब मैं व्यवसाय में ये कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में आऊंगा तो मेरे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी लोगों के लिए ज्यादा बेहतर करने के लिए। सर 3-4-5 ऐसे कुछ वर्ड्स बता, मतलब कुछ डेवलपमेंट बता सकते हैं आप जो गया में लगता है कि एकदम एग्जैक्टली अभी बहुत जरूरत? गया शहर में मुझे जो लगता है अभी जो सबसे बड़ी समस्या अभी मुझे जो दिख रही है, ट्रैफिक की समस्या है। जी। पूरा गया शहर हलकान है ट्रैफिक से। मैं अपने फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, हमारी एक संस्था है, हम लोगों ने मिलकर बनाया एक सिविल सोसाइटी युवा हुंकार मोर्चा। हम लोगों ने लगातार ज्ञापन वगैरह भी दिया है ट्रैफिक डीएसपी को। मेरा मानना है कि शहरीकरण जो है ना, अनियोजित शहरीकरण, ठीक है, क्या होता है कि गांव के लोगों का एस्पिरेशन लेवल होता है कि वो शहर में जाके आधा कट्ठा एक कट्ठा मकान जोड़ के बना ले, ठीक है, और रह जाए। तो अनप्लान्ड वे है ना, बिल्कुल। आप बस पहले मकान लेते हैं, जमीन लेते हैं, मकान बनाते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि अब नाली कहाँ निकलेगा, सड़कें कहाँ से आएंगी। हम उसके बाद दूसरे भारत के शहरों में जाइए जो प्लांट शहर है, हमें पहले नालियां और सड़कें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, प्लॉटिंग प्लानिंग, सीवरेज प्रोवाइड कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर प्लॉटिंग करके हमें जमीन लेती है और हम तो उस पे आप वर्क करना चाहते हैं। यानी ट्रैफिक पहला हो गया और दूसरा हो गया अर्बनाइजेशन। हाँ, ये अर्बनाइजेशन है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है। शहर का कोई मास्टर प्लान नहीं है आज तक। मतलब दुर्भाग्य है गया शहर का और गया जैसे बड़े और पौराणिक शहर का कि हमारे पास हमारा मास्टर प्लान नहीं है कि हमारा नियोजन किस तरफ होगा। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा बन रहा है, नोएडा एक्सटेंशन बन रहा है, तो गया क्यों नहीं ग्रेटर गया बने और गया एक्सटेंशन बने और गया जी बने, क्यों नहीं बने? तो क्या यहाँ बनता है, वो मोहल्ला अपने आप डेवलप हुआ जा रहा है। ये तो लोगों का योगदान है। इसमें सरकार और स्थानीय निकाय का क्या योगदान है? अच्छा, कोई योगदान नहीं है ना। आप कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी चीजें प्रोवाइड नहीं करा रहे जहां लोग बोले कि अब हम यहाँ बसते हैं। लोग की जहां मर्जी होती जैसे बसते हैं, उसके बाद वार्ड काउंसलर के पीछे दौड़ते हैं कि भैया रोड बना दो, नाली बना दो, और डेली के बेचारे का झंझट है। अब जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ते जा रही है, हर कोई आधा कट्ठा एक कट्ठा मकान लेके गया में बसना चाहता है, या गया बिहार के अन्य शहरों में बसना चाहता है जो इंपॉर्टेंट शहर है। तो वो तो अर्बन, आज भी देखिए बिहार में अर्बन पॉपुलेशन क्या है, 2011 की जनगणना के हिसाब से भी देखिए तो 11% अर्बनाइजेशन है। भारत के बाकी शहरों में 30-35% अर्बनाइजेशन है।
तो अर्बनाइजेशन में बहुत पीछे हैं, क्योंकि प्लान्ड नहीं है ना, प्लान्ड नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है ना सरकार के पास, ना विभाग के, ना ही हमारे विभाग के पास, शहरी विकास विभाग के पास, और ना ही नीचे लेवल पे आप आइए तो वहां के पास जनप्रतिनिधियों के पास कोई विजन नहीं है गया को लेके कि हम आगे, विजन इन द सेंस हम 2-4 साल के लिए काम नहीं करते हैं। विजन का मतलब होता है गया यहाँ से 50 साल के बाद कैसा होगा, गया यहाँ से 100 साल के बाद कैसा होगा, डू वी नीड एनी मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, डू वी नीड एनी मोर फ्लाईओवर्स, डू वी नीड एनी अदर रिसोर्सेज, व्हाट वी नीड फॉर गया। तो ये चीजें विजन कहलाती हैं। तो हमारे पास विजन है कि अगला ये मकान 4 मकान 10 मकान और बन जाएगा तो हम यहाँ नाली बनवा लेंगे, यही विजन है। अच्छा। अभी तो गया के पास सीवरेज भी नहीं है। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा, अभी पटना में चल रहा है सीवरेज का काम, पटना शहर को बसे हुए जमाना बीत गया, अभी कोड़ के सीवरेज बना रहे हैं अब जी। तो अब गया में भी शुरू होगा सीवरेज का काम। जब इतनी आबादी बढ़ जाएगी तो सीवरेज कहाँ जाता है? अभी तो लोग अपना सेप्टिक बना लेते हैं और वो चल रहा है, इसके बाद सीवरेज सिस्टम स्टार्ट होगा बनना, क्योंकि हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है जी। कोई मास्टर प्लान नहीं है, अवैध निर्माण चलता है, मकाने बने हुए हैं, जिनको जितना मन उतना डेविएट करके बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मॉल गया में पूरा बन रहा है, तेजी से बन रहा है। तो बस जमीन चाहिए आपको, नक्शा पास हो जाना चाहिए नगर निगम से, हो जाके बना लीजिए, कोई देखने वाला नहीं है कोई यहाँ का। और क्या फील करते हैं आप यहाँ पे? और फील करते हैं यहाँ के जो पौराणिकता है, यहाँ का जो लोकल जो मगध क्षेत्र है, ठीक ना, मगहिया जो संस्कृति है, मैं उसको लेके फील करता हूँ कि वो और डेवलप होना चाहिए। जो कोर हमारा है, हम मगध के हैं, मगही हमारा कोर कल्चर रहा है, ठीक है, भोजपुरी हमारा कोर कल्चर रहा है, पास में चले जाइए बगल में हमारा भोजपुर, सासाराम, औरंगाबाद, ये चीजें लोकल लेवल पे कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही हैं, ठीक है। अभी देखिए एक बौद्ध महोत्सव होता है जी, ठीक है, बौद्ध महोत्सव होता है गया शहर में हर साल, ठीक है। बौद्ध महोत्सव तो ऐसा होना चाहिए, आप बुद्ध हैं, जिनको मानने वाले कितने देश हैं, कितने फॉलोअर हैं, कितने लाख लोग हैं, कितने करोड़ लोग हैं, ठीक है। आप एक उस सेट पैटर्न पे जाते हैं, छोटा सा पंडाल वही सेट बन जाता है, 2-4 बॉलीवुड गायकों को लेके आप चले आते हैं और बौद्ध महोत्सव करा लेते हैं। कौन जान रहा है? बात सही है। आप किसको एंटरटेन कर रहे हैं? हमारा लोकल यहाँ पे इतना रिच है कल्चर, हमारे लोकल फोक सिंगर, लोकल यहाँ के जो हैं वो ज्यादा रिच हैं, आप उसको छोड़ के बाहर के बॉलीवुड सिंगर को लेके आते हैं, डांस वांस होता है, चले जाते हैं। ना कोई फॉरेन डेलीगेट आता है, ना कोई फॉरेन एम्बेसी का बंदा आता है, ना कहीं का कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है। बहुत बौद्धिस्ट कंट्री है, बगल में म्यांमार है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, बहुत सारे हैं। तो उनको आना चाहिए ना, जो बौद्ध को फॉलो करने वाले हैं, जापान है, आप उनको बुलाइए ना। क्या सेट पैटर्न बना के आप चल रहे हैं? आप जब तक उन चीजों को डेवलप नहीं है, आप जब तक उस मैनेजमेंट नहीं है, दो सवाल आ रहा है, कहूंगा कि विजन नहीं है जी। मैनेजमेंट है, आप विजन लेके तो आइए। विजन जब आपके पास आएगा ना तो सारी चीजें आ जाएंगी। सिंगापुर के पास विजन था, ठीक ना, सिंगापुर के उस नेता के पास विजन था, जो सिंगापुर आज बस गया, ठीक ना। क्यों सिंगापुर के पास वर्ल्ड की सारी कॉर्पोरेट कंपनियों का कॉर्पोरेट ऑफिस है, हेड ऑफिस सिंगापुर ही क्यों है? वो विजन उसने डेवलप किया। आप गया के लिए क्या सोच रहे हैं, बिहार के लिए क्या सोच रहे हैं, विजन आपके पास नहीं है। आपके पास सिर्फ नाली, शिलान्यास पट, ठीक है, पेपर में फोटो छपने की बीमारी, इन चीजों का विजन है। मेरा कल फोटो आ जाना चाहिए किसी तरीके से। ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, जो लोकल स्तर पे जो भी बिहार के नेता हैं या गया शहर के नेता हैं, सभी के लिए बोल रहा हूँ कि उनको, मतलब मैं सुनता हूँ कि छपास की बीमारी है। जब तक छपते नहीं है जब तक उनको नहीं मिलता। वो आ गया ना, वो काम खत्म हो गया। यही चल रहा है, यही पैटर्न है। तो मैं लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि सेट पैटर्न से आप निकलिए, क्योंकि भुक्तभोगी हम हैं, आप हैं। ट्रैफिक में हम फंसते हैं, हमारा पेट्रोल की मांग कर रहे हैं, हाँ, हमारा पेट्रोल जलता है, हमारे पैसे खर्च होते हैं, हमारे बच्चे भूखे बस में बैठे रहते हैं, वो बिना ट्रैफिक सिस्टम के लिए। हाँ, बच्चे 2 बजे छुट्टी होती है, 4 बजे घर पहुंचते हैं। ये हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, कोई और नहीं है। उनके पास तो हूटर है, सायरन है, कुछ बाउंसर्स भी अब आ गए हैं मार्केट में, नए बाउंसर्स भी आए हैं आपके पास, उधर के वो ट्रैफिक संभाल ले रहे हैं, ट्रैफिक बाउंसर संभाल ले रहे हैं। हम नहीं है, पीछे गाड़ी रहेगी, वो निकल गए। हम लोग हैं, बी ए कॉमन पीपल। मेरा ये मानना है कि मैं आज भी बाइक से ही चलता हूँ, ठीक ना। बहुत हो गया तो 4 व्हीलर से निकल गया, जब 4 दोस्त हो गए तो हम लोग निकल जाते हैं कि चलो घूम के आते हैं। तो इच्छा नहीं होती गया शहर में मैं 4 व्हीलर से निकलूं, क्योंकि हमारे पास फ्लाईओवर्स नहीं है। ट्रैफिक का मुद्दा काफी, हाँ, एक फ्लाईओवर बनेगा 10 दावेदार होंगे। मैं ये फ्लाईओवर लेके आया हूँ, भैया आप कौन सा तीर मार लिए हैं? ये फ्लाईओवर तो 10 साल पहले आ जाना चाहिए था।
आप तो लेट हैं, शर्म आनी चाहिए आपको ये बोलने में कि मैं फ्लाईओवर लेके आ रहा हूँ, चाहे जो भी हो। जी। आप कोई नगर निगम है, नगर निगम संस्थान आपको पता है, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आप बात करते हैं कि हम शहरी सफाई व्यवस्था में टॉप कर गए हैं एकदम, आपको लगता है प्रैक्टिकली आप टॉप पे हैं? मैं बाहर के कोई मित्र आते हैं तो मैं उनको जो साफ एरिया है ना बस उतने में ले जाता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब मुझे क्या एम्बेरसमेंट फील होता है ना। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल, मैं कहाँ लेके जाऊंगा। एम्बैरेसमेंट फील होता है। हाँ, मतलब गया शहर टॉप पे है सफाई में, गया नगर निगम। आप हालात जाके देख लीजिए गलियों की, क्या कूड़ा उठता है, कचड़े आपको सड़क पे ही मिलेंगे। मतलब आप चाह रहे हैं कि इन सब चीजों पर हर बदलाव लेवल होना पे चाहिए। बदलाव आना चाहिए। लोकतंत्र में बदलाव ना लोकतंत्र का सबसे बड़ा जड़ी बूटी है। अगर लोकतंत्र है तो बदलाव आना चाहिए, ठीक ना। बदलाव लोगों के माइंडसेट में भी आना चाहिए कि हमें अपने जनप्रतिनिधि से क्या चाहिए, क्या हमें। अब मतलब मैं बता रहा हूं कि क्या है ना कि नेतागिरी कम है, न्योतागिरी ज्यादा है, ठीक ना। शादी, मुंडन, छिलना, बर्थडे पार्टी, श्राद्ध, ये सब में नेता आ जाते हैं। मेरे ख्याल से लोगों का एस्पिरेशन यहीं पे आके क्लोज हो गया कि मेरे घर नेता आ गए ना, खत्म हो गया। अब नेता काम करे या नहीं करे, तो नेता भी अपने कंफर्ट जोन में है। जो भी नेता है वो अपने कंफर्ट जोन में, उस जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं वो, क्योंकि आपने उनको न्योतागिरी के लिए चुना है। पुश नहीं कर रहा है कोई, और वो भी जैसे आपने उनको इन्हीं में चुना है। आप इतने में खुश हैं कि फलना जो भी हैं बड़े लोग वो आपके घर आ जाते हैं, शादी का सबसे पहला कार्ड आप उनके साथ दे के खुश हो जाते हैं। तो और इसको आप पुरजोर तरीके से लाना चाहते हैं समाज में बदलाव के लिए, ताकि लोग बदले। हाँ बिल्कुल, लोगों को सवाल पूछना चाहिए कि सर आप वो 10 काम बताएं जो आपने गली मोहल्ले के लिए नहीं, गया शहर के लिए किया है। अपने लोगों को पूछना चाहिए, अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करना चाहिए। सवाल बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, सवाल पूछिए। बस अब सवाल पूछने से अगर वो आपसे खुन्नस पालते हैं तो इस चीज को मानिए कि वो आपके सही जनप्रतिनिधि नहीं है। अगर वो आपसे द्वेष रखने लगे, आपको दुश्मन समझने लगे, या उनके जो आसपास के गुर्गे हैं वो आपको टारगेट करने लगे, तो समझिए कि आप सही जनप्रतिनिधि को नहीं चुने, ठीक ना। जनप्रतिनिधि को ओपन होना चाहिए, अच्छी चीजों के लिए भी, बुरी चीजों के लिए भी, कि हाँ बैठ के डिस्कस करना चाहिए लोगों से कि और गया शहर के लिए आप क्या कर सकते हैं। मैं गया का जनप्रतिनिधित्व करूंगा तो मैं तो एक कमिटी डेवलप करूंगा, मैं अकेला डिसाइड नहीं करूंगा। आप आइए मेरे साथ बैठिए, आप बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ गया शहर के लिए। मेरे पास अपना विजन है कि मैं ये चाह रहा हूँ, लेकिन आप अपना इनपुट दीजिए कि मैं गया शहर के लोगों के लिए और क्या कर सकता हूँ। ओपन होना चाहिए ना, ये टू वे कम्युनिकेशन है, नॉट अ सिंगल वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन गैप भी, कम्युनिकेशन गैप बहुत लंबा है, क्योंकि जिन चंद लोगों का कुछ अपना निजी काम हो जाता है वो खुश है, वो माहौल बना के रखते हैं। किसी के घर चले जाते हैं शादी पार्टी फंक्शन में, अभी वही 10-20 लोग माहौल बना के रखते हैं, वही 10-20 माहौल बना के रखते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या है कि अमित भाई, एक आ रहा है बड़ा अजीब सा सवाल निकल करके। आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में काफी अपने जॉब सीकर, जॉब प्रोवाइडर हैं। ये चीज मैं देखता हूँ क्या कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके यहाँ, आपके टाउन में ज्यादा मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लाइक मॉल्स नहीं है, मल्टीप्लेक्सेस नहीं है, कुछ वैसे आउटलेट्स नहीं है। किसी आउटलेट्स के नाम पे सिर्फ ज्वेलरी का आउटलेट्स खुलता है, एक चिल्ड्रन पार्क बोलते हैं वो नहीं है किसी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि ये तब होगा जब आप अपने जनप्रतिनिधि को इन्हीं चीजों के लिए चुनेंगे। तो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन फिर क्या कर रहे हैं? वो भी तो रिस्पॉन्सिबल है। आपके पास इतना पैसा है, वो पैसा लेके जा कहाँ रहे हैं? मैं बताता हूँ, लोग देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में ये चीजें है ना कि आप उस जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ही कुछ काम कर सकते हैं। मैं चाहूं कि मैं यहाँ कोई बड़ा किसी कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस खोल दूं तो उनका डिमांड होगा, उन चीजों का डिमांड होगा ना कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको 24/7 बिजली चाहिए, क्या है? अच्छा, नहीं है। आपको एक ऐसा जोन चाहिए होगा जहां आपको सुरक्षा चाहिए, क्या है? नहीं है। पूरे शहर में वाईफाई चाहिए, पूरे शहर का जोन आपको सीसीटीवी कैमरा से लैस चाहिए, क्या वो है? नहीं है। तो वो बुनियादी सुविधाएं जब तक किसी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं मिलेगी तो वो उस चीज को चुनेगा जो सबसे सेफ होगा उसके इन्वेस्टमेंट में रिटर्न के लिए। तो गया में क्या है, खाने पीने का ठीक है, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि लोग को पता है कि लोग खाते हैं तो मेरा भाई कुछ फायदा हो जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या, अल्टीमेटली तो हम व्यवसाय कर रहे हैं, तो हमें व्यवसाय के अनुपात में, इन्वेस्टमेंट के अनुपात में रिटर्न चाहिए होता है जी। किसी भी एंटरप्रेन्योर को। अगर वो नहीं मिलेगा तो हम वैसे जोन को चुनेंगे जो सबसे सेफ होगा। तो ज्वेलरी का व्यवसाय सबसे सेफ है क्योंकि लोग ज्वेलरी में निवेश ज्यादा करते हैं,
ट्रेडिशनल और वो एसेट की तरह फिक्स है, एसेट की तरफ फिक्स है, रिटर्न ज्यादा अच्छा मिलता है। आप देखिए स्वराजपुरी रोड में भी लगातार बढ़िया बढ़िया बैक टू बैक बैक 3-4 टू बैक ब्रांड्स, खुल गए। किसना है, तनिष्क पहले से है, कल्याण पीसी ज्वेलर्स, है, पीसी ज्वेलर्स, ब्लू कल्याण स्टोन ज्वेलर्स, है। ब्लू स्टोन, यही बोल रहा हूँ कि वो चीज क्योंकि लोगों को पता है कि मुझे उस पर रिटर्न मिल जाएगा। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग के पास आप इसका पैसे। मतलब कहना चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं है, हाँ, सिक्योरिटी नहीं है। आप यहाँ एसेट्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो मतलब एक गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन उतना हाँ नहीं बिल्कुल नहीं है, है, गवर्नमेंट इसके लिए सीरियस ही नहीं है। इसी के चलते हाँ, गवर्नमेंट वेंडर यहाँ जो है वो सीरियस इन्वेस्ट नहीं नहीं है। कर पाते। गया का जो डेवलपमेंट है, मैं यहाँ के गया के लोगों का सलाम करता हूँ कि ये उनका अपना डेवलपमेंट है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है जो योगदान होना चाहिए था। जी, ये अपने उन्होंने दम पे अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने ये डेवलपमेंट किया है। आप देखिए ना, गया से बोध गया आपको जाने में आधे घंटे 45 मिनट लग जाते हैं, और क्या एक्सीडेंट होता है उस रोड में। जी, अभी पिछले वर्ष ही मेरे मोहल्ले का एक बच्चा डेथ कर गया था एक्सीडेंट में, कभी ट्रक से कभी कुछ से। क्या गया से बोध गया की कनेक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए? आप गया एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं और आपको जाने में 20 मिनट लग रहा है, 5 किलोमीटर का रास्ता जाने में बोध गया। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे रहे हैं लोगों को? बाहरी लोगों को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जी। तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम कहाँ, गुजरात कहाँ पहुंच गया, महाराष्ट्र कहाँ पहुंच गया, बेंगलोर कहाँ पहुंच विजन गया। है आपका, बदलाव लाना चाह रहे हैं, being हाँ as a बिल्कुल, youth हाँ icon, बिल्कुल youth leader। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे यहाँ के यूथ जो भी हैं मेरे भाई, मुझे उनका सपोर्ट चाहिए। यहाँ जो बुजुर्ग हैं, अभी बाय द वे सपोज दैट आपको सुन करके कोई चाहता है आपसे कनेक्ट करना, तो वो कैसे कनेक्ट करेगा? माध्यम है, मेरा फेसबुक पेज है, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा युवा हुंकार मोर्चा का अलग पेज है। लोग मुझसे तो मतलब आपसे कनेक्ट हो सकते कनेक्ट हैं। करने के लिए आपसे वो मिलेंगे, आपसे वो हाँ मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नंबर सार्वजनिक है, कुछ ऐसा नहीं है, वो मुझसे तो connect गाइज कर सकते हैं। आपने हम देखा किस तरीके से हमने अमित भैया या अमित सरवंशी जी के साथ एक पॉडकास्ट कवर किया, जिसपे जिन्होंने अपने अर्ली एजुकेशन से लेकर के एंटरप्रेन्योरशिप, पॉलिटिकल कैंपेन से लेकर चेंजेस के बारे में डिस्कस किया। इसी तरीके के इंस्पायरिंग और यूथ आइकन, रियल हीरोज, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग कवर करते हैं एपिसोड में। अगर आपको एपिसोड हमारा अच्छा लगा, आपको लगता है कि हमने आपको इंस्पायर कर पाया, आप कुछ मोटिवेशन गेन कर पाए हैं, तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं विनीत मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।